हेलो। नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं उनको प्रश्न पत्र 302 हिंदी आलोचना के अंतर्गत जो असाइनमेंट मिला हुआ है रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं। अगर आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्न है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। तो इसमें हमारा प्रश्न का प्रारूप है वो इस प्रकार है कि इसमें हम सबसे पहले लेखक का परिचय देखेंगे, फिर आलोचना पर बात करेंगे, फिर हम आलोचना शुक्ल जी की आलोचना पद्धति, फिर शुक्ल जी की आलोचना पद्धति की क्या कमियां रही हैं वो, और अंत में निष्कर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए कि हिंदी साहित्य में कुछ अच्छे उच्च कोटि के समीक्षकों के कारण हिंदी साहित्य विश्व के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले साहित्य की कोटि में आता है। उन गिने चुने आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपर गिना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूर्धन्य विद्वान होने के साथ साथ एक स्वतंत्र चिंतक एवं विश्लेषक थे। उन्हें भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ज्ञान था तथा अपने स्वतंत्र चिंतन के कारण हिंदी आलोचना को दिशा प्रदान करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समकालीन आलोचकों के लिए न केवल पथ प्रदर्शन किया अपितु आलोचना के स्तर को भी उन्नत कर उसे गरिमापूर्ण बना दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो शुक्ल जी है उनका एक संक्षिप्त परिचय दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आलोचना की बात करेंगे यहाँ से कि हिंदी की आलोचना औपचारिक रूप से तो भारतीय युग में ही शुरू हुई, किंतु इसके पूर्व भक्तिकाल और रीतिकाल में ही समीक्षा के बीच दिखाई पड़ते हैं। तुलसी का कथन कीरत भनित भूत भल सोई सुरसर सम सव काहित होई एक प्रकार से काव्य प्रयोजन का सैद्धांतिक विवेचन है। तो कबीर का कथन संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर काव्य भाषा पर एक सैद्धांतिक प्रतिमान की प्रस्तुति है। रीतकाल के रिक्त मुक्त कवि घनानंद जब लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहित मोरे कवित्व बनावत कहते हैं तो रचनाकार और रचना के गहन आंतरिक संबंध को स्थापित करते हैं। और ठाकुर जब डेल सो बनाए आए मेरठ सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है कहते हैं तो कविता में अलंकारवाद का खंडन करते हैं। रीतवादी आचार्य कवियों ने तो लक्षण ग्रंथ परंपरा में चंद्रालोक तथा कुवलयानंद की परंपरा का प्रस्तुतिकरण किया है। दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि आलोचना का जो आविर्भाव है वो शुरू से स्थायी रूप से तो शुरू भारतीय युग से होता है, लेकिन उसके पहले भी छाया उसमें जो हमारा भक्ति काल है और रीतिकाल है उसमें भी कुछ ऐसे बिंदु या ऐसे संकेत या ऐसी पंक्तियां हमें दिखाई देने को मिलती हैं जिसमें हम आलोचना की पुष्टि देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन आरंभिक संकेतों के बावजूद हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतीय युग से ही माना जा सकता है। इस काल में कई सैद्धांतिक आलोचनाएं की गईं, जैसे भारतेंदु का नाटक निबंध इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इस दृष्टि से भारतेंदु के पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि बच्चन सुधा के साथ साथ बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का आनंद कादम्बिनी इस काल के प्रमुख पत्र हैं। इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षा यहाँ नहीं हुई। अब हम द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में देखिए कि द्विवेदी युग आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इस काल में सरस्वती के अतिरिक्त माधुरी, बीड़ा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध आलोचक रहे, जिनकी आलोचनाओं का संग्रह आलोचना समुच्चय के नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अधिक महत्व दिया
और रीतवादी कवियों को गौण सिद्ध करते हुए कालिदास, भभूति, सूर, तुलसी, भारतेंद्र और मैथिली षड़गुप्त आदि की कविताओं के महत्व को प्रकाशित किया। उनकी भाषाई आलोचना ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें आलोचनात्मक पक्ष अत्यंत विरल होते हुए भी अनुपस्थित नहीं है। तुलनात्मक आलोचना इस काल की एक महत्वपूर्ण शैली है, जिसकी शुरुआत पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना से की। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। आगे चलकर लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी को एक दूसरे से बड़ा कवि सिद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने देखा कि भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग में जो आलोचना के कड़ी चल रही थी, तो उनमें किस प्रकार की आलोचना हुई। अब हम यहाँ से देखेंगे द्विवेदी युगीन शुक्ल युगीन आलोचना की। तो द्विवेदी युग के बाद की आलोचना को शुक्ल युगीन आलोचना के नाम से जाना जाता है। इस युग के केंद्रीय समीक्षक शुक्ल जी हैं, जिनकी समीक्षा पद्धति कई दृष्टियों से संश्लिष्ट है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि के महत्व को इस तथ्य से जाना जा सकता है कि उनके समकालीन आलोचक उनकी धरा में तो बहे ही, तथा उनके बाद के आलोचकों ने भी या तो उनकी परंपरा का निर्वाह किया या उनकी परंपरा से जुड़कर ही नई धारा संज्ञान करवाया। इस प्रकार शुक्ल जी के बाद की आलोचना उनकी दृष्टियों के समर्थन या विरोध में खड़ी इमारत सी लगती हैं। आज भी वे उतना ही महत्व रखते हैं जितना उस समय में। उनके तर्क आज भी अकाट्य हैं और उनकी पैनी पार की नजर आज भी काबिल तारीफ है। हिंदी की लगभग 150 वर्षों में हिंदी की 150 वर्षों की आलोचना के इतिहास में शुक्ल जी केंद्रीय पुरुष आज भी बने हुए हैं। उनको छोड़कर किसी साहित्यिक विषय पर कोई चर्चा न शुरू की जा सकती है और न ही समाप्त। इसी से उनकी आलोचना दृष्टि की उपादेयता समझी जा सकती है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व एवं विकसित है। रस मीमांसा एवं चिंतामणि वन तथा चिंतामणि भाग 2 आदि उनकी प्रसिद्ध आलोचनाएं रचनाएं हैं। यानी अब हम दोस्तों शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि है उसकी बात करेंगे। तो शुक्ल जी की आलोचना तक संबंध में अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी उनके लेख या निबंध हैं उन्हीं से हमें परिचय मिलता है। तो उनके जो प्रसिद्ध हैं वो रस मीमांसा है, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 है। तो उनमें उनके जो निबंध हैं उनका संग्रह है, इन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि देखने को मिलती है उनकी। चिंतामणि में उन्होंने काव्य शास्त्र पर आधारित अलंकार, साधारणीकरण, काव्य में रसात्मकता एवं रस निष्पत्ति आदि विषयों पर गंभीर एवं सारगर्भित विवेचन किया है। रस मीमांसा में उन्होंने रस पर आधारित विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसी प्रकार से उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास में उन्होंने व्यवहारिक, व्याख्यात्मक आलोचना तथा जायसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिकाओं में क्रमशः जायसी और सूरदास के काव्य पक्ष का सुंदर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखें कि रामचंद्र शुक्ल जहाँ एक हद तक भौतिकवादी थे और साहित्य को समाज का वस्तुगत उत्पादक मानते थे, वहीं दूसरी ओर वे संस्कार की दृष्टि से सच्चे अर्थों में वैष्णव थे। आमतौर पर भौतिकवाद और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के साथ वैष्णव संस्कार की परंपरा परस्पर विरोधी प्रतीत होती है, पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व में हमें विरुद्धों का सामंजस्य दिखाई देता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर वे वस्तुवादी और बुद्धिवादी के बजाय चैतन्यवादी प्रतीत होते हैं और इस प्रकार वे हीगेल की अपेक्षा इमैनुएल कांट के ज्यादा निकट दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में वे संसार को भ्रम और मिथ्या बताने वाले शंकराचार्य की तुलना में जगत को परम सत्ता की अभिव्यक्ति मानने वाले रामानुज के करीब सिद्ध होते हैं। संभवतः इसी कारण उन्होंने धर्म को सर्वत्र व्यक्तिगत साधना के बजाय लोक मंगल के अस्त्र के रूप में रेखांकित किया है। जगह जगह सामाजिक स्थिति और रचना कर्म के बीच कारण कार्य संबंध स्थापित करने की कोशिश के चलते नलिन विलोचन शर्मा ने उन्हें साहित्य का विधेयवादी पॉजिटिविस्ट इतिहासकार बताया है। इस संदर्भ में मैनेजर पांडे ने लिखा है कि शुक्ल जी विधेयवादी हैं पर आचार्य जनक नव्यता के साधक। कहना न होगा कि जो आलोचक इतने सारे कोणों से साहित्य पर दृष्टिपात कर रहा हो, उसे केवल रसवादी या लोकवादी आचार्य कहकर छुट्टी पा लेना कतई जायज नहीं है। शुक्ल जी हमारी भाषा और साहित्य के एक महान व्यक्तित्व हैं,
जिन्होंने कदाचित पहली बार 1000 वर्षों से विकसनशील हिंदी साहित्य की परंपरा को कायदे से साहित्य इतिहास का स्थापत्य प्रदान किया। शुक्ल जी के निधन के ठीक पहले उनके अपराजेय व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा था कि भारतीय काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में दूसरा हुआ नहीं। अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक से नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के बारे में कहते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं उनकी आलोचना दृष्टि पर। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है: आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक समीक्षा और आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक समीक्षा। यानी उन्होंने एक तरफ सैद्धांतिक समीक्षा भी की है और व्यवहारिक समीक्षा भी की है। तो हम सैद्धांतिक समीक्षा की ओर देखेंगे कि शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर है, जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण इन 3 तत्वों के आधार पर किया जाता है। यानी शुक्ल जी पर जिस पश्चिमी धारा का प्रभाव था, यानी पश्चिमी दर्शन का प्रभाव था, वो प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 बातों का विशेष मुख्य रखा जाता है। अगर किसी कृति का या किसी पुस्तक का अगर मूल्यांकन हमें करना है तो उसमें हम तीन चीजें महत्वपूर्ण देखनी होती हैं, जिसमें जाति है, वातावरण, क्षण है। ठीक है दोस्तों, शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल हैं। उन्होंने रसवाद की नई दृष्टि से व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रस मीमांसा में की और कहा, पारंपरिक रसवादी विवेचन जो आरंभ में व्यापक था किंतु पंडित जगन्नाथ तक आते आते संकीर्ण हो गया था, उसे आचार्य शुक्ल ने पुनः लोक मंगलवाद से जोड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस विवेचन में साधारणीकरण के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मकता की और मध्यम कोटि का भी जिक्र किया, जो इस बात की व्याख्या करती है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। उन्होंने अपनी अन्य सैद्धांतिक मान्यताओं को कविता क्या है तथा काव्य में रहस्यवाद जैसे निबंधों में व्यक्त किया, जिनके आधार पर उनकी सैद्धांतिक समीक्षा के कुछ प्रतिमान निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने जो सैद्धांतिक समीक्षा की है उसमें उन्होंने क्या क्या है कि उन्होंने कविता को भाव योग माना और ज्ञान योग तथा कर्म योग के समकक्ष माना है। कविता या साहित्य का प्रयोजन व्यक्ति की संकीर्ण भावनाओं को समष्टि भावनाओं में लीन करना है, ताकि व्यक्ति में पृथक तत्व की अनुभूति न रहे। प्रबंध काव्य का महत्व मुक्तक काव्य से अधिक है, क्योंकि रस योजना और लोक मंगल की दृष्टि से प्रबंध काव्य में बेहतर संभावनाएं होती हैं। आगे देखें कि उन्होंने बिंबों को अत्यधिक महत्व दिया और कहा कि कविता में अर्थ ग्रहण की पर्याप्तता नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। उन्होंने काव्य में स्पष्टता को महत्व दिया और प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद जैसी प्रवृत्तियों को सामान्यतः खारिज किया। उक्ति वैचित्र्य के संदर्भ में उन्होंने भाव प्रेरित वक्तृता को महत्व दिया, किंतु बुद्धि प्रेरित वक्तृता को कविता के क्षेत्र से बाहर करके सूक्ति के वर्ग में रखा। अलंकारों को उन्होंने सीमित महत्व देते हुए कविता में वांछनीय माना, किंतु स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार कुरूप स्त्री आभूषण लादकर सुंदर नहीं बन सकती, वैसे ही अलंकार गुण सौंदर्य को बढ़ावा लेने सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। कविता की भाषा के संदर्भ में उन्होंने माना कि शब्दों में नाद सौंदर्य होना चाहिए, नामबोधक शब्दों के स्थान पर गुणबोधक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से कवि को बचना चाहिए, क्योंकि इनसे अप्रीतत्व दोष उत्पन्न होता है। काव्य की दृष्टि से उन्होंने लोक मंगल की साधनावस्था की प्रस्तुति को अधिक महत्व दिया, जबकि सिद्धावस्था को काम्य नहीं माना। गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने उनकी सैद्धांतिक आलोचना की बात की। अब हम व्यवहारिक आलोचना की ओर देखते हैं कि उन्होंने व्यवहारिक आलोचना में क्या बिंदु रखे हुए हैं।
आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना जिन ग्रंथों में व्यक्त हुई है उसमें प्रमुख है जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी साहित्य का इतिहास। उनकी व्यवहारिक आलोचना की प्रमुख मान्यता इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 है, इन्होंने आदिकालीन सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में उसमें सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार मात्र था, न कि साहित्यिक या रसानुभूत अनुभूति। आगे चलकर आचार्य द्विवेदी ने उनके इस मत का खंडन किया। विद्यापति की समीक्षा करते हुए उन्होंने आध्यात्म और श्रृंगार के मिश्रण की कठोर आलोचना की और कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ आलोचकों ने विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही जयदेव के पदों को भी। नेक्स्ट बिंदु है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति से उन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव की समीक्षा की और भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से उत्पन्न हताशा का परिणाम बताया। वे कहते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की करुणा और शक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। उन्होंने भक्ति काल के चारों प्रमुख कवियों पर विस्तार से लिखा। वे तुलसी की साहित्यिक रचनाशीलता को सर्वोच्च महत्व देते हैं। जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की भी उन्होंने प्रशंसा की है। वे सूर्य की भाव प्रेरित वक्तृता की प्रशंसा करते हुए भी अति अलंकार प्रियता और लोक मंगल की सिद्धावस्था की आलोचना करते हैं और कबीर के सामाजिक महत्व को मानते हुए भी उनकी साहित्यिक क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। रीतकालीन कवियों में उन्होंने केशव दास के उक्ति वैचित्र्य तथा बिहारी की जीवन दृष्टि की आलोचना की और घनानंद की संवेदन क्षमता और भाषा क्षमता की प्रशंसा की। नेक्स्ट देखें, आधुनिक काल में वे भारतेंद्र और उनके मंडल के सामाजिक साहित्यिक योगदान के प्रशंसक हैं। द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्य धारा उन्हें अत्यंत प्रिय है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्थापित भाषाई अनुशासन की उन्होंने प्रशंसा की है, किंतु द्विवेदी जी के अनुशासनवाद और ईसाई संतों के फैंट्स माटा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न छायावादी काव्य उन्हें कोरा प्रतीकवाद और रहस्यवाद नजर आता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक हमने उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा की बात की। अब हम उनकी जो इनमें जो कमियां रह गई हैं या शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में जो भी कमियां हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। इन सभी विशेषताओं के होते हुए भी शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में कुछ कमियां भी हैं जो निम्नलिखित हैं। उनमें है कि आचार्य शुक्ल प्रबंध काव्य को अधिक महत्व देने के कारण मौखिक काव्य को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। इस कारण कबीर और सूर को उतना महत्व नहीं मिल पाया जितना तुलसी और जायसी को। वे पारंपरिक आभिजात्य संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके, इसलिए उन्हें कबीर के काव्य में वह महानता नहीं दिखाई दी जो बाद में आचार्य द्विवेदी देख सके। शुक्ल जी का मर्यादावाद कई बिंदुओं पर आड़े आया और रचनाकारों का तटस्थ मूल्यांकन करने में बाधक बना रहा। नेक्स्ट है कि उन्होंने रसात्मकता की मध्यम कोटि की अवधारणा से साधारणीकरण की समस्या सुलझाने का जो प्रयास किया वह अपर्याप्त था। इसका समाधान आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहकर दिया कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण वे परंपरा, इतिहास और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। कबीर की अखंडता पर नाथ पंथ का प्रभाव और भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या में पहले से चली आ रही परंपरा को इसलिए पर्याप्त महत्व नहीं मिल सका। रहस्यवाद और प्रतीकात्मकता के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यधिक विरोधी रहा, जिस कारण छायावाद जैसे साहित्यिक आंदोलन उनके गलत मूल्यांकन के शिकार हुए। उन्होंने साहित्य को स्वदेशी और विदेशी में विभाजित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जायसी के प्रेम तथा कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद को उन्होंने सामान्यतः अभारतीय साबित कर दिया, जबकि तुलसी को भारतीय प्रेम पद्धति का पूर्ण प्रतिनिधि माना। यह वर्गीकरण औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। उन्होंने निबंध को गद्य विधाओं में केंद्रीय महत्व दिया और निबंधों में भी विचारात्मक निबंधों को आदर्श के रूप में स्थापित किया। आलोचकों के अनुसार एक प्रकार से अपनी रुचियों को केंद्र में स्थापित करने का प्रयास है। निष्कर्ष। अब दोस्तों अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे कि समग्र रूप में कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया जैसा प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में किया था।
उन्होंने साहित्य को रीतवादी मानसिकता से पूर्णतः मुक्त किया तथा पहली बार सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा का समन्वय भी किया। रस जैसे व्यक्तिक तत्व को लोकमंगल से जोड़कर उसके भीतर निहित सामाजिक पक्ष को उभारा। उन्होंने हिंदी समीक्षा को न केवल संस्कृत काव्यशास्त्र के मानदंडों से समृद्ध किया, बल्कि अंग्रेजी समीक्षा के प्रतिमानों का भी पर्याप्त समन्वय किया। यही कारण है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी समीक्षा के इतिहास में उनका महत्व अक्षुण्ण है। तो दोस्तों, यहीं पर ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप